जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारी विरोध में उतरे हिंदू समुदाय। जी हां, सड़कों पर लाखों की संख्या में दिखाई दिए। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान पहुंचा यूरोप का सबसे बड़ा तानाशाह कौन है वो, जिसके लिए मियां शहबाज शरीफ ने प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया। दोस्तों वहीं बताएंगे नेपाल में टूट सकता है केपी शर्मा ओली का गठबंधन, बीजिंग दौरे में चीनी कर्ज लेने पर अड़े क्या गिर जाएगी ओली की सरकार। तो वहीं इमरान खान जेल में रहकर भी बन गए पावरफुल, बच नहीं पाएंगे पाकिस्तानी पीएम शरीफ। पड़ोसी देश में होने वाला है पॉलिटिकल ब्लास्ट। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली और बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में भारी प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जी हां, बांग्लादेश में चट्टगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी के बाद उबाल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया ने बताया कि चिन्मय प्रभु को एक रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस रैली को अक्टूबर में संबोधित किया था। हालांकि चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना और सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। इधर इस्कॉन मंदिर की तरफ से बताया गया है कि चिन्मय प्रभु को कथित तौर पर ढाका पुलिस की जासूसी शाखा के अधिकारियों ने ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। चिन्मय प्रभु शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। शुक्रवार को ही उन्होंने रंगपुर में एक विशाल विरोध रैली को संबोधित किया था। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। छात्र आंदोलन के दौरान हिंदू और उनके धार्मिक स्थलों का निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश के खुलना मेहरपुर स्थित इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया था। इस हमले को लेकर चिन्मय प्रभु ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने तब आज तक से बातचीत में कहा था कि चटगांव में 3 मंदिर खतरे में है, लेकिन हिंदू समुदाय ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ मिलकर अब तक उन्हें बचाया है। यानी कि बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय प्रभु गिरफ्तार होने के बाद भारी मात्रा में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर चुका है। दोस्तों, और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार को झुकाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक्शन लिया जा सके और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके। और चिन्मय प्रभु को जो गिरफ्तार किया है उनको एज इट इज छोड़ा जाए। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर बता दे, पाकिस्तान पहुंचा यूरोप का सबसे बड़ा तानाशाह, मियां शहबाज ने तोड़ दिया उनके लिए प्रोटोकॉल। आखिर कौन है वो तानाशाह, बता दें। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सोमवार को अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। वो बेलारूस में 1994 में गणराज्य की स्थापना के बाद से राष्ट्रपति हैं। लुकाशेंको की अगवानी के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रोटोकॉल तोड़ा और स्वागत के लिए खुद रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर मौजूद रहे। उनके साथ उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार, सूचना मंत्री अताउल्ला तरार और गृह मंत्री मोहसिन नकवी सहित अन्य अधिकारियों भी उपस्थित थे। वहीं बता दें, नेपाल में टूट सकता है केपी शर्मा ओली का गठबंधन, बीजिंग दौरे में चीनी कर्ज लेने पर अड़े, लेकिन भारी दबाव के बाद नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने चेंज कर दिया अपना बयान। कह दिया कि चीन दौरे पर कोई भी नया कर्ज नहीं लूंगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि चीन की उनकी आगामी यात्रा के दौरान ऋण के संबंध में कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री चीन सरकार के निमंत्रण पर 2 दिसंबर को चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में पूर्व प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान ओली ने दावा किया है कि चीन के साथ हस्ताक्षरित बेल्ट एंड रोड पहल कोई ऋण आधारित समझौता नहीं था और अब इस बात पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चीन से ऋण लिया जाए या नहीं। ओली ने कहा कि चीन के साथ हमारे लंबे और मैत्रीपूर्ण संबंध है। मैं दोस्ती को और बहुआयामी बनाने के लिए इस पड़ोसी देश की यात्रा करूंगा। वहीं आपको बता दें, इमरान खान जेल में भी रहकर हो गए पावरफुल, बच नहीं पाएंगे पाकिस्तानी पीएम शरीफ, क्योंकि पड़ोसी इस देश में होने वाला है पॉलिटिकल ब्लास्ट। जी हां, पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक तनाव के बीच भारतीय विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार संकट में पड़ सकती है। आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान की स्थिति को जटिल बना दिया है। विपक्षी दलों और जनता के बीच सरकार के प्रति असंतोष लगातार बढ़ रहा है। इस बीच इंडियन एक्सपर्ट का मानना है कि यह राजनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है। पाकिस्तान इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की कैद को लेकर देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग करते
करते हुए इस्लामाबाद की ओर कूच शुरू कर दिया है। इस दौरान पूरे देश में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस स्थिति से पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अब तक इस प्रदर्शन की बात करें तो खून खराबा भी हो गया। इस प्रदर्शन में पीटीआई समर्थकों के झड़प के दौरान एक पुलिस कर्मी की भी मौत हो गई है, उधर 70 घायल हुए हैं। जी हाँ, और ये टकराव तब हुआ जब इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद पहुंचने का प्रयास किया। उनके प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया गया और कईयों को हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ताइवान पर चीनी हमले का जवाबी प्लान हुआ तैयार। जी हाँ, अमेरिकी सेना जापान में तैनात करेगी ड्रैगन का काल, टेंशन में दिखा जिनपिंग। दोस्तों, अमेरिका और जापान ने ताइवान की सुरक्षा के नजरिए से अहम फैसला लिया है। अमेरिकी सेना जापान के नानसेई द्वीप और फिलीपींस में अस्थायी सैन्य अड्डे बनाएगी। इन अड्डों पर मिसाइल यूनिट तैनात की जाएगी। ये योजना अगले महीने दिसंबर में तैयार हो जाएगी। ये अमेरिका और जापान का पहला जॉइंट ऑपरेशन प्लान होगा जो खास तौर से ताइवान को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये तैयारी चीन के ताइवान पर किसी भी हमला का जवाब देने के लिए की जा रही है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना के इस्तेमाल की बात कह चुका है। जी हाँ, क्योटो की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मरीन लिटोरल रेजिमेंट को जापान के कागोशिमा और ओकिनावा से लेकर ताइवान तक फैले द्वीपों पर तैनात किया जाएगा। इस रेजिमेंट के पास हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। हिमार्स एक तरह का मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो एक साथ कई रॉकेटों को दाग सकता है। तो वहीं आपको बता दें, एक बहुत बड़ी और खुशखबरी की खबर है दोस्तों आप लोगों के लिए कूनो नेशनल पार्क से, जहां पर चीता नीरवा ने 4 शावकों को दे दिया जन्म। जी हां, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी केएनपी में अफ्रीकी चीता नीरवा के 4 शावकों के जन्म की जानकारी सोशल मीडिया पर देने के 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वन विभाग जल्द ही नवजात शिशुओं को सही संख्या की पुष्टि करेगा। यादव के एक्स पेज पर पहले की पोस्ट को हटा दिया गया है और उसकी जगह एक नया संदेश पोस्ट किया गया है। इस संदेश में कहा गया है कि गूंजी किलकारियां, कूनो में आई खुशियां, आज चीता परियोजना को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। हमारे चीता स्टेट मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता नीरवा ने शावकों को जन्म दिया है। जल्द ही वन विभाग शावकों की संख्या की पुष्टि करेगा। उन्होंने कहा कि चीता परियोजना के संरक्षण में सम्मिलित सभी वन्य कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप निरंतर अपने समर्पित प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन में अपना योगदान सुनिश्चित करते रहें। जी हां, वाकई में दोस्तों ये हर किसी के लिए खुशखबरी भरी खबर है, जहां पर भारत भी अब चीताओं से भरा हुआ कंट्री बन जाएगा। जी हां, और ये हर उन विपक्षी नेताओं या उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कह रहे थे कि ऐसे चीताओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, विदेशों से चीता मंगाएंगे तो भारत में नहीं चलने वाले। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है? वाकई में आप भी खुश हैं ये खबर को सुनकर? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, जरूर दबा दीजिए अभी के अभी, ताकि हमें सपोर्ट मिल जाए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इजराइल लेबनान में युद्ध विराम समझौता होगा जल्द, अमेरिकी दबाव में नेतन्याहू ने बुला ली कैबिनेट की बैठक। जी हां, सोमवार को एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा है कि इजरायली कैबिनेट हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए मंगलवार को बैठक करेगी। वहीं एक लेबनानी अधिकारी ने कहा है कि वॉशिंगटन ने बेरूत को बताया है कि समझौते की घोषणा कुछ ही घंटों में की जा सकती है। इससे पहले इजरायली अधिकारियों ने बताया था कि दोनों पक्ष युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। 2 वरिष्ठ लेबनानी अधिकारियों ने लेबनान पर इजरायली हमलों के बावजूद युद्ध विराम को लेकर आशा व्यक्त की। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने एक अनाम वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल और लेबनान ने समझौते की शर्तों पर सहमति व्यक्त की है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की बैठक का उद्देश्य इसे मंजूरी देना था। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डेनन ने कहा कि इजराइल किसी भी समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान पर हमला करने की क्षमता बनाए रखेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक्सियोस की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने मांगी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए मौत की सजा। कहा सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू को फांसी दो। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है। खामेनेई ने सोमवार को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण में कहा कि गिरफ्तारी वारंट के बजाय नेतन्याहू के लिए मौत की सजा जारी करनी चाहिए। दोस्तों, खामेनेई की यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बोले तो ICC की तरफ से गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आई है। उन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, वहीं बता दें, क्या 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप का मामला हो जाएगा खत्म? न्याय विभाग ने अदालत में दे
दी है ये दलील। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। वो 20 जनवरी 2025 को पदभार संभालेंगे। ट्रंप पर 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगा है। इससे जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। ताजा घटनाक्रम में विशेष वकील जैक स्मिथ ने सोमवार को एक संघीय अदालत से ट्रंप पर दर्ज इस मामले को खारिज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग की पुरानी नीति के तहत वर्तमान राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराने की तैयारी। अभी सुनीता विलियम्स फंसी है। नासा ने बताया फ्यूचर का क्या है प्लान। दोस्तों, भारतवंशी और नासा की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स एवं बुच बिलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंसे हुए हैं। 8 दिनों के लिए स्पेस स्टेशन में गए ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 8 महीनों से ज्यादा समय के लिए फंस गए हैं। उनके स्टार लाइनर में तकनीकी खामी आ गई थी। फिलहाल नासा के वैज्ञानिक इस कोशिश में हैं इन दोनों को फरवरी 2025 तक वापस लाया जाए। जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स फंसी हुई है उसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। नासा ने तय किया है कि कुछ वर्षों में इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन नवंबर 2000 से धरती की परिक्रमा कर रहा है। इस साल से ऐसा कोई दिन नहीं है जब अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ चहलकदमी ना की हो। साथ ही बता दें किसने की रशिया की वकालत। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध को 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इतने लंबे वक्त के बाद भी जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच यूरोपीय देश जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने व्लादिमीर पुतिन का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो 2008 में अपने कार्यकाल के दौरान यूक्रेन का नाटो से जुड़ने का विरोध नहीं करती तो ये युद्ध उसी समय शुरू हो गया होता। व्लादिमीर पुतिन सब कुछ होते हुए देखकर चुपचाप क्यों रहते हैं। तो वहीं दोस्तों, भारतीय कोस्ट गार्ड ने पकड़ी नशे की सबसे बड़ी खेप। समुद्र के बीच 5500 किलोग्राम ड्रग्स किया बरामद। जी हाँ, भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में 5500 किलोग्राम ड्रग्स को पकड़ा है। नशे की एक खेप म्यांमार की मछली पकड़ने वाली नाव से जब्त की गई है। इस नाव का नाम सोवेयान हु है। कोस्ट गार्ड ने प्रतिबंधित ड्रग मेथाम्फेटामाइन के साथ एक पोर्टेबल इनमारसेट सैटेलाइट फोन भी जब्त किया है। पिछले कुछ दिनों में अंडमान समुद्र में रोहिंग्या नाव और म्यांमार के कई शिकारी देखे गए हैं। इनमें से कुछ पकड़े भी गए। पकड़े गए शिकारियों से संयुक्त पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए, जिसके बाद अंडमान समुद्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और अब नशे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। वहीं बता दें, रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष पर विदेश मंत्री जयशंकर जी चिंतित। कहा विवादों का समाधान युद्ध है ही नहीं। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बार फिर रशिया, यूक्रेन और इजराइल गाजा संघर्ष को लेकर चिंता जाहिर की। इटली के रोम में मेड मेडिटेरेनियम डायलॉग कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संघर्ष से चिंताएं बढ़ रही हैं, मगर इस युग में विवादों का समाधान युद्ध से संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमको संवाद और कूटनीति की ओर लौटना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं आज दुनिया भर में चल रहे संघर्षों पर बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी मानते हैं कि दुनिया गंभीर तनाव का सामना कर रही है। 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला असुरक्षित है, कनेक्टिविटी विशेष रूप से समुद्री मार्ग बाधित है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसे पहले कोविड महामारी ने गहरे घाव छोड़े हैं। उन्होंने कहा यहाँ अब तक जो कुछ हुआ है और जो भी होने वाला है उसे देखते हुए मध्य पूर्व की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वहीं बता दें, हिंसा के बीच टेलर स्विफ्ट के गाने पर झूमे पीएम ट्रूडो। सोशल मीडिया पर मच गया बवाल। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे अपने परिवार के साथ टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और वो अपने परिवार के साथ म्यूजिक का आनंद ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर कनाडा के मॉन्ट्रियल में इजराइल विरोधी प्रोटेस्ट चल रहा था। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले भी फूंके और कई कारों में आग लगा दी। ऐसे समय में ट्रूडो का मस्ती में झूमने वाला वीडियो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में क्या होगा सीएम का फार्मूला, 2.5 साल या फिर कुछ और। फडणवीस होंगे सीएम या फिर शिंदे। बता दें, महाराष्ट्र में सीएम वाला सस्पेंस चुनावी नतीजे आने के करीब 48 घंटे बाद भी बना हुआ है, जहां मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को शिंदे सेना के समर्थक अपने बयानों से एकनाथ शिंदे की ओर खींचने में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी के समर्थक इस कुर्सी पर फडणवीस का पहला हक बता रहे हैं। इसके बाद अजीत गुट के सपोर्टर भी अपनी दावेदारी लेकर मैदान में आ गए हैं। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है, तो उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो सीएम का दावा तो उन्हीं का बनता है। उधर अजीत पवार का खेमा ये दलील दे रहा है कि पिछली बार डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा, लेकिन इस बार कोई ऐसा फार्मूला बने कि वो भी सीएम बन जाएं। माना जा रहा है कि देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात हो सकती है और इसी बैठक में सीएम वाला फार्मूला तय हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से तीनों नेता यानी देवेंद्र
फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार सीएम बन सकते हैं। फार्मूला 2-2-1 का होगा, मतलब 2 साल बीजेपी, 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि इसमें एक और पेच है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फार्मूला 2-2-1 साल नहीं बल्कि 2.5-2.5 साल का होना चाहिए। मसलन पिछली बार जो फार्मूला बना था उस हिसाब से 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम होना तय हुआ था, तो उसी हिसाब से मुख्यमंत्री घोषित किए जाए। हालांकि अंतिम फार्मूला क्या होगा ये आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता लगेगा, ऑफिशियल ऐलान के बाद ही पता लगेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि अब तक बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने दल के नेता चुने जा चुके हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों सीएम को लेकर अभी भी दांव पेच फंसा हुआ है महाराष्ट्र में। आपके हिसाब से दोस्तों कैसे सीएम को तय किया जाना चाहिए और कौन होना चाहिए सीएम, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं भारत की जनता की राय, साथ ही साथ बता दें इतना ही नहीं, शिवसेना ने गिनवा दिए हैं 6 सबसे बड़े कारण कि क्यों एकनाथ शिंदे को दोबारा बनना चाहिए महाराष्ट्र का सीएम। दरअसल एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाना चाहिए, इस पर शिवसेना के शीर्ष सूत्रों ने 6 ये बड़े कारण बताए हैं, जिनमें पहला है कि शिवसेना यूबीटी को नियंत्रण में रखेंगे, दूसरा है मराठी अस्मिता को मजबूती मिलेगी, तीसरा सुशासन को जारी रखने का संदेश देंगे, तो वहीं चौथा है महाराष्ट्र में जाति विभाजन पर रोक लगेगा और पांचवा आगामी स्थानीय निकाय चुनाव जो होंगे उसमें अच्छा बहुमत मिल पाएगा और अंतिम है लोकप्रिय चेहरा एवं नेतृत्व क्षमता। जी हाँ, ये 6 बड़े कारण बताए हैं दोस्तों शिवसेना ने कि क्यों एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम बनाया जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य बताइएगा। वहीं लगे हाथों आपको बता दें झारखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर झारखंड में नई सरकार का खुला राज, सीएम हेमंत के साथ कौन बनेंगे मंत्री, किसका कटेगा पत्ता, बता दें। झारखंड में हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। नई सरकार गठन के पहले मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू हो गई है। इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने हेमंत सोरेन सोमवार रात वे दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली दौरे के क्रम में हेमंत सोरेन 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो सभी को आमंत्रित करेंगे। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद जेएमएम गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेंगे। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न्योता दिया जाएगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव जैसे कई दिग्गज नेता इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ बता दें पैन 2.0, जी हां, अटल इनोवेशन मिशन, ऑर्गेनिक खेती, कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मुहर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में अटल नवाचार मिशन यानी AIM को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कार्य का दायरा बढ़ा दिया गया है और 31 मार्च 2028 तक 2750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन और राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन संभव होगा। पैन 2.0 परियोजना पर 1435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव को सक्षम बनाती है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 सप्ताह बाद। जी हाँ, प्रदेश हाई कोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सांसद की ओर से याचिका का जवाब दायर करने के पश्चात कोर्ट ने प्रार्थी को 4 सप्ताह का समय प्रति उत्तर दायर करने के लिए दिया है। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। जी हाँ, साथ ही बता दें महाराष्ट्र में मिली हार के बाद नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर कसा तंज, ईवीएम हैकर भी बताया और साथ में कह दिया कि योगी को अब प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जी हाँ, महाराष्ट्र में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। दोस्तों अपनी हार को लेकर परेशान कांग्रेस ने अब भाजपा पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है और बीजेपी को ईवीएम हैकर बता दिया है। कांग्रेस के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में मिली हार के बाद अपना पक्ष रखा और कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में ईवीएम को हैक करवा दिया था। जहां भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 रहती है वहां पर बीजेपी ऐसा खेल ही करती है। झारखंड में भाजपा ने ईवीएम को छोड़ दिया, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला था, इसलिए यहाँ पर ईवीएम हैक करवा दिया गया। हरियाणा में भी हुए चुनावों में ऐसा काम किया गया था, वहां भी भाजपा ने ईवीएम को सेट किया था और बाजी पलट दी थी। दोस्तों ये बौखलाहट है कांग्रेस की जो पचा नहीं पा रही है बीजेपी की जीत को, या यूं कहे अपनी हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। इतना ही नहीं, योगी जी पर भी निशाना साधा है। वडेट्टीवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा और कहा कि योगी ने महाराष्ट्र में 18 सभाएं की और उनमें से 17
15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अगर योगी का मैजिक इतना ही है तो बीजेपी को अब तक योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय तो बनती है और कांग्रेस की इस बौखलाहट पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दे उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के बाहर लगवाए पोस्टर, कहा फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 उद्धव ठाकरे के लिए काफी बुरा साबित हुआ। शिवसेना में टूट के बाद अब उनसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही अलग हो गया था। इसके बाद उन्होंने शिवसेना यानी यूबीटी का गठन किया। चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के बीच मानी गई थी। हालांकि इस रेस में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बाजी मार ली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी केवल 29 सीटें जीत सकी। वहीं अब उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर जनता और लोगों को संदेश देते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया कि मैं फिर उठूंगा और फिर लड़ूंगा। जी हाँ, तो ये कहना उद्धव ठाकरे का। वहीं बता दें विशाखापत्तनम में बनेगा भारतीय रेलवे का 18वां जोन कार्यालय, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विशाखापत्तनम में नया रेलवे जोन कार्यालय बनाया जाएगा। ये भारतीय रेलवे का 18वां जोन होगा और इसे दक्षिण तट रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी है कि इसके निर्माण के लिए निविदा यानी टेंडर आमंत्रित की गई है। आपको बता दें अगली खबर, जहां पर रेलवे के जरिए मुंबई तक पहुंच होगी और आसान पूर्वांचल को मोदी कैबिनेट का बहुत बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को बड़े फैसले किए। मुंबई से पूर्वांचल क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेलवे की मुंबई से प्रयागराज ट्रंक लाइन पर मनमाड से खंडवा तक चौथी लाइन बनाने और मानिकपुर से प्रयागराज के इरातगंज तक तीसरी लाइन बिछाने की 3 महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो वहीं बता दें ये थी कि सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के माध्यम से मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।